वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हम अपने प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट पे मौजूद हैं। आखिरी सेगमेंट में भी हम बात करेंगे सेहत के हवाले से, हमारी ओरल हेल्थ के हवाले से। हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों का हम फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं, उसको निगलेक्ट करते जाते हैं। हम अपने दांतों का चेकअप इतनी रेगुलर नहीं करवाते हैं। इवन हम अपने दांत जो है एक टाइम ब्रश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं, हम जैसे कि कुछ ऐसा खाना खा लिया उसके बाद कुल्ली करना, उसके बाद अभी हम सिट्रस फ्रूट्स वगैरह जो है वो इतने हमने लिए उसके बाद कुल्ली करना, ये सब चीज़ें आगे जाकर किस तरह से हमारी ओरल हेल्थ को मुतासिर करती हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इमरान खान साहब, जो कि डेंटल इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप इमरान? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। अच्छा इमरान, थैंक यू सो मच। अच्छा इमरान, हम देखते हैं बहुत ज़्यादा लोग जो हैं अभी मसूड़ों के उनकी ना जो है दांत छोड़ जाते हैं मसूड़े, तो उसको हम अक्सर क्या कहते हैं, आम जुबान में कुछ और भी कहते हैं, जैसे दांतों को बिल्कुल छोड़ जाते हैं, गोश्त नज़र आ रहा होता है उनका। बेसिकली मांसखोर एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है एज अ लेमैन टर्मिनोलॉजी। वैसे इसका जो साइंटिफिक नेम है इन बुक्स दैट इज़ पेरिडोंटाइटिस, जो डिजीज़ है पेरियोडोंटाइटिस। पेरियो मीन्स द एवरीथिंग रिलेटेड अराउंड द टूथ। और उसमें जब सबसे ये चीज़ स्टार्ट होती है बाय पुअर ओरल हाइजीन। जब प्रॉपरली क्लीनिंग नहीं हो पाती दांतों के अराउंड, आप रेगुलरली ट्वाइस अ डे ब्रश नहीं कर पाते, या आप अपने रेगुलर डेंटल चेकअप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लोग इग्नोर करते हैं। दे थिंक कि सिर्फ हम अगर ट्वाइस अ डे या एटलीस्ट वंस अ डे ब्रश कर रहे हैं दैट इज़ इनफ। बट you are able to clean up to only 70% of your tooth surface just by tooth brushing. अगर आप घर पे भी अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन करें तो you have to add फ्लॉस, डेंटल फ्लॉस उसके साथ, टूथ ब्रशिंग के साथ, तो फिर आप जाके कोई 80-90% क्लीनिंग कर सकेंगे टीथ की। इसके अलावा वंस इन ईयर आपको चाहिए कि आप स्केलिंग कराएं, फिर आप एक अपने गम हेल्थ और बोन हेल्थ और टीथ हेल्थ, ये तीन चीज़ें एसोसिएटेड हैं आपस में, और उसकी हेल्थ मेंटेन कर पाएंगे। और जो आपने बात की मांसखोर की, ये इसी वजह से होता है जब खाना फंसा रहता है तो हमारे स्लाइवा में मिनरल्स होते हैं, और जब फूड पैक रहता है इन बिटवीन योर गम्स एंड टूथ तो वहाँ पे वो एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है मिनरलाइजेशन का, जिसमें आपके स्लाइवा में जो मिनरल्स होते हैं फूड पार्टिकल्स के साथ रिएक्ट करके स्टोन्स बना देते हैं, हार्ड पार्टिकल्स बन जाते हैं, जिसको हम कैलकुलस कहते हैं या प्लाक फॉर्मेशन कहते हैं। वो लेयर फिर डिपॉजिट होती रहती है और जाती है टूवर्ड्स योर रूट सरफेस इनसाइड द गम्स। हमारे टूथ के बेसिकली दो पार्ट्स हैं, वन इज़ क्राउन एंड द अदर इज़ रूट। 2/3 ऑफ योर टूथ इज़ inside the gums, inside the bone, and 1/3 is only outside the gums and bone. तो जो हिस्सा रूट्स का गम्स के अंदर है वो इफ़ेक्ट होना स्टार्ट होता है, और इट्स लाइक ए सैंडविच के आपके गम्स और दांतों के दरमियान जब लेयर डिपॉजिट होती है तो गम्स स्वेल होते हैं। इसमें ब्लीडिंग का भी प्रॉब्लम आता है। इस प्रॉब्लम में अक्सर पेशेंट जब सुबह उठते हैं तो उनको मुंह में ब्लीडिंग हो रही होती है, या ब्रश करते हैं तो ब्लीडिंग होती है, कुछ खाने पे भी ब्लीडिंग हो रही होती है। तो ये सारे साइंस हैं, अगर आप जो देखने वाले कोई इस तरह का उनको प्रॉब्लम है तो फ़ौरन से जाएं और विज़िट करें डेंटिस्ट को और अपना प्रॉब्लम डिस्कस करें। उसके अलावा इसके लिए रेगुलर स्केलिंग अगर आप कराते रहें तो बहुत इजीली आप इसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि ये इरिवर्सिबल स्टेज पे चला जाता है। आफ्टर 10-20% बोन लॉस तो बोन हाइट रीगेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सही हो गया। अच्छा डॉक्टर इमरान खान, काफ़ी नाम में वज़न है आपके, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों की एक मिथ बनी हुई है कि आप स्केलिंग ज़्यादा करवाते हैं तो उसकी वजह से आपके दांतों की सेंसिटिविटी जो है वो बढ़ जाती है, उसकी वजह से जो लोग हैं वो स्केलिंग नहीं करवाते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हमें क्लिनिक पे भी पेशेंट्स की तरफ से आता है, और इसका मैं बहुत दफ़ा आंसर कर चुका हूँ। बेसिकली ये सिर्फ लैक ऑफ अवेयरनेस है, हम लोग डरते हैं, इस वजह से स्केलिंग नहीं कराते। और जब एक स्वेयर कंडीशन में पहुंच जाते हैं, गम स्वेल हुए होते हैं और बहुत ह्यूज लेयर ऑफ कैलकुलस एंड प्लाक फॉर्मेशन आपके दांतों के अराउंड हुई होती है, तो फिर जब उस स्टेज में वो जाते हैं तो ऐसे पेशेंट्स को हम देखते साथ ही बता देते हैं कि आप में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि गैप्स और वो जो बेसिकली यही प्रॉब्लम्स होती हैं स्केलिंग के बाद, दांतों में गैप्स बन जाते हैं या दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। सेंसिटिव सिर्फ रूट पार्ट होती है दांत की, जब उसके ऊपर सारा फूड पार्टिकल्स डिपॉजिट्स रहें और जब हम उनको रिमूव करते हैं तो ऑब्वियसली गैप पहले से क्रिएटेड होता है जो कि उनको फील नहीं हो रहा होता। तो जब वो सारा एरिया क्लीन होता है तो ऑब्वियसली दैट लेफ्ट स्पेस बिहाइंड, और वो स्पेस जब उनको फील होती है तो वो फिर ऐसे लगता है उनको कि स्केलिंग के बाद गैप्स बने।
बट अगर आप उसको टाइमली मैनेज कर लें तो काफ़ी हद तक ये इरिवर्सिबल स्टेज से रिवर्सिबल स्टेज में भी हम इसको मैनेज कर सकते हैं, किया जा सकता है इसको कन्वर्ट। डॉक्टर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि रूट कैनाल जो है, बल्कि ये एक्चुअल बात भी है कि दांत को बचाना हो तो रूट कैनाल जो है एक बेस्ट ऑप्शन रहती है। उसके अलावा किन लोगों को नए दांत लगवाने की ज़रूरत पेश आती है? देखिए, आइडली आई ऑलवेज से कि जो आपके नेचुरल टूथ हैं उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। तो सबसे पहले आपको अगेन वही बात कि रेगुलर विजिट्स, क्योंकि अब टूथ लॉस एक बहुत एक्सट्रीम स्टेज है। पहले होता था कि दांत में दर्द है या थोड़ी सी कैविटी है, दांत निकाल देते थे, फ़ौरन दांत निकाल देते थे। हम देखते थे हॉस्पिटल्स में एट द एज ऑफ 30-40 पेशेंट्स के मुंह में कोई दांत नहीं होता था, ड्यू टू मिस मैनेजमेंट कह लें, पेशेंट्स की तरफ से भी और डॉक्टर्स की तरफ से भी। और काफ़ी ज़्यादा तो जो एरियाज़ प्रैक्टिस हो रहे हैं यहाँ पे, आगे अगर आप आउटस्कर्ट्स में चले जाएं तो प्रॉपर डॉक्टर्स भी नहीं है जो कि ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। डेंटिस्ट क्वैक्स बहुत ज़्यादा पहले भी, तो दंदान साज भी उनको कहते हैं। ये लाहौर स्टेशन के बाहर आप देखें तो वहाँ पर बहुत वीडियोज़ मिलती हैं। तो इसकी वजह से, मैल प्रैक्टिस की वजह से हमारी डेंटल हेल्थ बहुत इफ़ेक्ट हुई है। तो इसलिए सबसे पहले तो टूथ को सेव करने की तरफ जाना चाहिए और फर्स्ट साइन पे जाना चाहिए। थोड़ा सा भी आपको फील हो रहा है सेंसिटिविटी, कैविटी, थोड़ा सा होल या कुछ भी माइल्ड सिम्टम भी, माइल्ड ब्लीडिंग स्पॉट भी कहीं पे आ रहा है, राइट अवे डेंटिस्ट के पास जाएं और चेकअप कराएं। कोई मेडिसिन फार्मेसी से ना लें। आप पेन अक्सर पेशेंट्स पूछते हैं कॉल करके, कोई मेडिसिन बता दें, दांत में दर्द है, दर्द हो रहा है या कुछ, मैंने भी दवाइयाँ याद की हुई हैं, दर्द हो रहा है तो ये दवाई खा लें। पैनाडोल, एटलीस्ट पैरासीटामोल तो एटलीस्ट सबको ही पता है कि वो पेन किलर है, तो वो मोस्टली यूज़ करते हैं। बट आई ऑलवेज से कि पेन इज़ अ ब्लेसिंग, पेन इज़ अ साइन। अगर आपको पेन है, दैट मीन्स देयर इज़ समथिंग गोइंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ गलत चल रहा है, कोई प्रॉब्लम हुई है आपके दांतों में, तो फ़ौरन से एड्रेस करें। और अगर वो पेन किलर से क्या होता है कि आप उस पेन को सप्रेस कर देते हैं, उसको आप रोक देते हैं और आपका वो प्रॉब्लम चलता रहता है, आपको पेन नहीं फील होती तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, बट प्रॉब्लम साइड बाय साइड बढ़ता जाता है। अगर तब फिलिंग से, जब फर्स्ट टाइम पेन हुई, आप फिलिंग से टूथ को रिस्टोर करके आप लाइफ टाइम चला सकते थे, तो अगर आप उस टाइम नहीं जाते डेंटिस्ट के पास और आप पेन किलर खा के अपनी पेन कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन फिर विद टाइम क्या होता है कि वो टूथ इतना डैमेज हो जाता है, फिर हमें रूट कनाल पे जाना पड़ जाता है, नर्व जब इन्फेक्ट हो जाए, जैसे आपने क्वेश्चन किया। तो अगर वो स्टेज भी इग्नोर कर दें हम पेन किलर्स खा के, तो रूट किनाल वाली स्टेज भी ख़त्म हो जाती, दांत इतना डैमेज हो जाता है कि फिर हमें टूथ एक्सट्रैक्शन की तरफ जाना पड़ता है। तो ये बेसिकली अगेन लैक ऑफ अवेयरनेस और कह लें कि जो मेडिसिन्स का मिसयूज़ है उसकी वजह से हम टूथ लॉस की तरफ जाते हैं। अगर आप अपने साथ एक प्रॉपर रेगुलर अपना चेकअप रखें और एक डेंटिस्ट रखें, जिस तरह हम लोग रेगुलर स्किन केयर के लिए जाते हैं, अपने हेयर कट्स के लिए जाते हैं, अपनी बाकी सारी जो चीज़ मेंटेनेंस के लिए हम रेगुलर हम जाते हैं, विदाउट एनी प्रॉब्लम हम जाते हैं। तो डेंटिस्ट के पास भी हमें एवरी 6 मंथ्स अपना एक लाइफस्टाइल बनाना चाहिए कि विदाउट एनी कंसर्न हम डेंटल चेकअप के लिए जाएं, ताकि एक दफ़ा आपकी ओरल स्क्रीनिंग हो जाए, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स 80 to 90% प्रॉब्लम्स दांतों के स्टार्ट हो चुके होते हैं और विदाउट एनी साइन सिम्टम्स होते हैं। ये सिर्फ आपको डेंटिस्ट ही बता सकते हैं। जो आप 10-20% आप जब आपको पेन होती है तो उस टाइम ट्रीटमेंट एक्सटेंसिव स्टेज पे पहुंच चुका होता है, फॉर एग्जांपल रूट कैनाल या टूथ लॉस या एनी इन्फेक्शन, तो उसमें फिर एग्रेसिव ट्रीटमेंट अप्रोचेस हमें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो सबसे बेहतर ये है कि आप रेगुलर डेंटल चेकअप्स रखें और मिस यूज़ ऑफ मेडिसिन्स को अवॉइड करें जितना हो सकता है। ठीक हो गया। अच्छा, जैसे आपके नाम के साथ डेंटल इम्प्लांटोलॉजिस्ट है, तो मुझे बताएंगे, हम अक्सर देखते हैं कुछ डॉक्टर्स के साथ डेंटल सर्जन या सब चीज़ें मेंशन होती है, तो वो भी क्या इम्प्लांट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी इसमें स्पेशलिटी है, लेकिन ये मैंने पहली बार सुना है कि इसमें भी स्पेशलिटी है। जी, डेंटिस्ट्री इज़ अ वास्ट फील्ड, बहुत बड़ी फील्ड है और इसमें अब फर्दर 8 to 10 स्पेशलिटीज़ आ गई हैं। तो अब लाइक फॉर एग्जांपल ब्रेसेस, आपको पता होगा ट्रीटमेंट है फॉर टीथ अलाइनमेंट और एक्सट्रैक्शंस के लिए, तो वी हैव डिफरेंट स्पेशलिटीज़ और उसके स्पेशलिस्ट हैं। तो डेंटल इम्प्लांटोलॉजी इज़ ऑल्सो अ स्पेशलिटी इन डेंटिस्ट्री जो कि डील करते हैं टूथ रिप्लेसमेंट ऑप्शंस में इम्प्लांट सर्जरी को। अगर आपका कोई दांत निकल जाता है तो वहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन
आज की डेट में इस डेंटल इम्प्लांट्स। पहले अगर आप चले जाएं बैक इन 30-40 इयर्स तो हमारे पास डेंचर्स की ऑप्शंस थी, दांत निकालते देते थे और फिर बाद में जब निकल जाते थे तो एक ही पूरा सेट दे देते थे। हाँ, वेट करते थे कि एक ही दफ़ा पूरे दांत लगा देंगे। फिर पार्शल डेंचर्स आए कि जो चलें जैसे जैसे निकला लगाते गए, लेकिन उन सब के एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। सबसे बड़ा उसका जो डिसएडवांटेज था वो ये कि टिश्यू स्पॉटेड थे। वो जो भी आप डेंचर पहनते हैं वो आपकी गम्स पे रेस्ट करता है और गम्स को श्रिंक कर देता है। सारा लोड आपकी बाइट का गम्स पे जाता है और गम श्रिंक होते हैं तो बोन लॉस होती है और वो फिर सूनर और लेटर उसमें प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। जो लोग डेंचर्स पहन रहे हैं वो इस बात से रिलेट कर सकेंगे। इसके बाद फिर ब्रिजेस आए जो कि फिक्स्ड ऑप्शंस में अच्छी ऑप्शन थी कि आपके, लेकिन उसमें फ्रंट और बैक टीथ को जो कि हेल्दी टूथ होते थे सेंटर से दांत जी उसको ग्राइंड करके सपोर्ट दी जाती थी। तो बेसिकली हेल्दी टूथ को सेक्रीफाइस किया जाता था जस्ट टू रिप्लेस द सेंट्रल मिसिंग टूथ। तो वो ऑप्शन स्टिल अभी हो रही है, लेकिन इससे भी बेहतर ऑप्शन अब आ गई है, दैट इज़ इम्प्लांट्स। अब जिस वक्त आपका दांत हम रिमूव करते हैं उसी टाइम सेम डे हम रिमूव करते साथ ही इम्प्लांट प्लेस कर सकते हैं राइट अवे। तो आपको डबल सर्जरी से भी नहीं गुजरना पड़ता और कहते हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है जो उस टाइम ब्लड हो रहा होता है वो ज़्यादा, क्योंकि जब आपका टूथ फर्स्ट टाइम रिमूव होना है उसने हील करना है, वहाँ पे बोन ने बनना है, गम्स ने हील अप होना है। तो अगर आप उसी वक्त एक इम्प्लांट प्लेस कर लें तो आपका बहुत अच्छे से हीलिंग बोन की भी और गम्स की भी हो सकती है। तो दिस इज़ व्हाट आई डू एंड इसमें ही मेरी स्पेशलिटी भी है। और अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा आ गई है सोसाइटी में। पहले ये था कि हमें बताना पड़ता था कि ये एक ऑप्शन है। अब पेशेंट्स आके हमसे पूछते हैं कि हमने इम्प्लांट्स कराना है तो या किसी ने करवाए हैं फैमिली में तो हमने उनको देखा है। तो और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप वो ई डेंचरलेस स्टेट जो कि पहले फुल डेंचर्स की होती थी, कॉन्फिडेंस भी नहीं रहता था कहीं बात करते हुए, वो लूज हो जाए, बाहर आ जाते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उसके साथ रहती थी ऑब्वियसली। दांतों का तो इम्पैक्ट सिर्फ खाने पीने की हद तक नहीं है लिमिटेड, ऑर्डर और दूसरी बीमारियां भी। आप बोलने में भी आपके अगर टीथ कंप्लीट नहीं है आप सही से बात नहीं कर सकेंगे। काफ़ी वर्ड्स हैं ST, ये वर्ड्स आप सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते। उसके अलावा स्माइल, कॉन्फिडेंस, ख़ास तौर पे जो बच्ची हैं वो मैंने देखा है स्कूल गोइंग, वो जब उनके दांतों में कोई प्रॉब्लम है या कैविटीज़ हैं तो वो खुल के हंस भी नहीं पाती और अपना टीथ कवर करती हैं, स्माइल को कवर करती हैं अनकॉन्शियसली। ये मैंने बहुत ऑब्ज़र्व किया है कि जिनके टीथ प्रॉब्लम है, जिनकी स्माइल प्रॉपरली नहीं है, तो वो अनकॉन्शियसली हंसते हंसते अपने फेस के आगे हाथ रख लेते हैं। फील करवा दिया होता ना कितना बुरा लग रहा है, हमने उसको पॉइंट आउट कर दिया होता है, फिर उसके बाद से वो थोड़े से एहतियात हम करते हैं। अच्छा, किन लोगों का इम्प्लांट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अगर थोड़ा टाइम इसको गुजार लिया जाए? देखिए, आफ्टर एक्सट्रैक्शन टूथ निकालने के बाद राइट अवे और आफ्टर 6 मंथ्स और अप टू 1 ईयर तक तो प्रॉब्लम नहीं आती, इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता बोन में। बट अगर बहुत ज़्यादा टाइम गुजर गया, मोर देन 1 ईयर अगर आपको हो गया टूथ रिमूव करवाए हुए, तो फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि जैसे ही दांत निकलता है बोन के अंदर से, हमारी बेसिकली इस तरह की बोन होती है, इसके अंदर ऐसे दांत होता है, और जब ऐसे टूथ रिमूव आप करवाते हैं, टूथ की रूट्स निकलती हैं, तो ये 2 वॉल्स बोन की श्रिंक होने लग जाती हैं ऐसे आपस में और एक ट्रायंगुलर शेप में आ जाती हैं। जैसी ट्रायंगुलर शेप में आती हैं तो वो फिर ऊपर से जब आप उसको खाने पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो बोन लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, अप टू 50% और 80% तक चला जाता है जितना टाइम आप वेट करते हैं। तो उस तरह फिर रिप्लेसमेंट विद इम्प्लांट मुश्किल होती रहती है। उसमें इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन उसमें एडिशनल प्रोसीजर्स ऐड हो जाते हैं। फिर हमें बोन ऐड करनी पड़ती है, अपर इम्प्लांट्स में हमें साइनस लिफ्ट करना पड़ता है। सक्सेसफुल हो रहे हैं ये सारे ऑपरेशन या जितने भी प्रोसीजर वगैरह हैं? अप टू 5 ईयर्स। आप अगर मैं आपको प्रॉपर रिसर्च बेस्ड बताऊं तो जो रिसर्चेस हुई हैं बहुत लॉन्ग टर्म अब अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, आप पढ़ सकते हैं। और जो इम्प्लांट्स का सक्सेस है दैट इज़ मोर देन 95% फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। और नेक्स्ट 5 ईयर्स में कुछ इम्प्लांट्स का तो 98.5 98.4% भी है फॉर 5 ईयर्स। एंड दैट इज़ द ओनली ट्रीटमेंट, ये सिर्फ एक वाहिद ट्रीटमेंट है जो कि लाइफ लॉन्ग चलने के लिए बना है टूथ रिप्लेसमेंट ऑप्शंस में। बाकी ब्रिजेस और जो डेंचर्स हैं वो एक लाइफ लॉन्ग रिप्लेसमेंट ऑप्शन कंसिडर नहीं की जाती। बिल्कुल तो इस तरह से। अच्छा, जो हम बोन जो है इम्प्लांट करते हैं तो उसके दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह तो नहीं आती हैं या कोई मरीज़ में कोई प्रॉब्लम आ जाए?
बोन बेसिकली आप एक मीडियम होता है बोन, हम जब बोन ग्राफ्ट करते हैं तो आपकी नेचुरल बोन भी साथ ऐड होती है। वो अगर प्रॉपरली पेशेंट केयर करें, जो इंस्ट्रक्शंस उनको देते हैं, उसके अलावा आपके जो बोन सेल्स हैं उनको एक्टिव करना होता है। कोई बोन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सुनने में ऐसे लगता है कि बोन ग्राफ्ट और काफ़ी ज़्यादा इम्प्लांट की जाएगी। और ये ओवरऑल इम्प्लांट के प्रोसीजर से भी अक्सर लोग समझते हैं आप स्क्रू लगाएंगे, लगता नहीं है स्क्रू होता है बट एक टाइटेनियम बेस्ड मटेरियल होता है, इट्स नॉट अ मेटल स्क्रू जो आप दीवारों पे लगा रहे हैं। तो ये एक बायोकम्पैटिबल मटेरियल है एंड इट इज़ वेरी बॉडी फ्रेंडली और इसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस बहुत कम है। और बस इसमें आपके सर्जन का स्किल होता है कि वो कैसे प्रॉपरली प्लेस होता ही असल ये है आपका सर्जन। और आपकी जो नर्व्स वगैरह होती हैं उनको देखना होता है। तो बेसिकली इट रिक्वायर्स प्रॉपर प्लानिंग। वंस इट्स डन प्रॉपरली, अगर प्रॉपरली हो जाए एक मर्तबा तो हमेशा के लिए ये आपके साथ रहता है। और कोई इसमें अक्सर लोग एक और भी कंसर्न होता है कि जो ट्रैवलिंग करते हैं, जो बाहर से आते हैं बहुत ज़्यादा पेशेंट्स, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बहुत आते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए, तो वो पूछते हैं कि हम जब वापस जाएंगे तो एयरपोर्ट पे जो स्कैनर्स होते हैं वहाँ पे कहीं बीप तो नहीं बोलेगी, हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, मेटल तो नहीं होता। तो ये ऐसा इसके साथ नहीं है, तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। तो कोई MRI करवाना होता है फॉर एग्जांपल, पेशेंट्स ने कभी या CT स्कैन की ज़रूरत पड़े, तब भी ये भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि हमें कोई इम्प्लांट की वजह से कोई स्कैन करवाने में तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उसके साथ भी इसका कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। और अच्छा डॉक्टर भी मिलना एक नेमत से कम नहीं होता है, बिल्कुल इस तरह से। और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक नई सुबह के साथ। अल्लाह